हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है राव कोचिंग क्लासेस एंड ग्रुप में। तो बच्चों, आप जब सबको पता है कि हमारा एग्जाम एकदम पास आ गया है। एग्जाम के लिए अब क्या है, समय की कमी है। ठीक है, तो अगर ऐसे बच्चे जिनका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, अभी वो रिवीजन मोड में, मैं आशा करता हूं बच्चों आप अब रिवीजन मोड में होगे। लेकिन ऐसे बच्चे भी जिनको लग रहा है कि सर हम पास होंगे कि नहीं, या हमको फिजिक्स में थोड़ा डर लग रहा है, बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, फिजिक्स में हम डरते हैं, तो उन सबका एक सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूँ बेटा। हम लोग क्या करना है, हम लोग को चैप्टर वाइज जो हमारे मार्क्स है उस पर फोकस करना है। ठीक है, अगर आप सीजी बोर्ड से हो तो भी और सीबीएसई बोर्ड से हो तो भी ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। क्योंकि बेटा सीजी बोर्ड वाले के लिए मैं सबसे जरूरी चीज बता दूं, इस साल से हमारा एनसीईआरटी हो गया है। ठीक है, तो पैटर्न क्या होना है नहीं होना, हमको उसके लिए भी रेडी रहना है पहले से। इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाई है, ये जो वीडियो में मैं जो कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, ये इस तरीके से है कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको पढ़ना है और एकदम जाकर के एग्जाम देना है फ्रीली माइंड की हमसे सब बनने वाला है। ठीक है, मैं इस चैप्टर में कुछ डेरिवेशन हैं जो कैसे है मैं उसको बता दूंगा, बाकी चीजें मैं पहले से लिख के लाया हूं ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। और बेटा इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख करके जाना ही है। ठीक है, ओके बेटा, माई सेल्फ देवराज सिंह, मैं आप लोग आज फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अपना इलेक्ट्रोस्टैट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बिल्कुल जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा बिना समय वेस्ट किए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ इस चैप्टर से आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली इस चैप्टर का नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज में हम लोग को बहुत कुछ डीप में नहीं जाना, मैं टॉपिक वाइज बात कर रहा हूं। बेटा चार्ज में आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ चीजें चार्ज के बारे में इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि वो एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। ठीक है, देखो बेटा दो टाइप के चार्ज होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैट है, तो इसमें क्या होता है, स्टेट मतलब होता है कोई चीज अगर रेस्ट पे हो, रुकी हुई हो। ठीक है, इसके बाद के चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चल भी रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, करंट तभी फ्लो होता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन ये जो हमारा यूनिट है इसमें दो चैप्टर आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और आपका पोटेंशियल और कैपेसिटर वाला। ठीक है, अगर बात करूं तो स्टडी मतलब ही होता है कोई चीज रुकी हुई हो। ठीक है, हम लोग बिना समय वेस्ट किए थोड़ा स्पीड चलेंगे इसमें। अगर आप देखोगे तो ऐसा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको पता होगा अगर आप लोगों ने बोर मॉडल वगैरह पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कहने का मतलब है कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव कहने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को चार्ज के बारे में पता भी होनी चाहिए, ये आप देख लो बेटा, ये आपको बहुत लोगों को पता भी होगा चार्ज में कितना, अपने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। प्रोटॉन का भी देख सकते हो, मास देख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें हो सकता है कि आपके एक नंबर वाले एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, अगर एसआई यूनिट की बात करूं तो हमारा जो चार्ज है इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। ठीक, इसका डायमेंशन वगैरह बेटा सब आपको पता होना चाहिए। मैं डायमेंशन एक बार यहाँ पे आपको फटाक से बता दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि करंट हम किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। I = Q/T। अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, Q = IT, जहां पर I मेरा क्या है बेटा, एम्पियर, और T क्या हो जाएगा मेरा, टाइम। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो चार्ज का जो मेरा डायमेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज आपको बता दूं, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। कोई पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिसीव करता है, उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। आपने किसी को उधार दिया तो वो आपका दोस्त किसमें चला गया, नेगेटिव में, आप आ गए पॉजिटिव में। ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि सर इलेक्ट्रॉन पे तो मास होता है, आपने पिछले स्लाइड में दिखाया था इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के बाहर जाएगा तो साथ में मास लेके जाएगा कि नहीं, अगर मास लेके जाएगा, मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास दो एटम है, एक है Ma एंड एक है मेरा Mb। ठीक है, Ma से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, Mb में। बेटा पहले मास ऑफ A और मास ऑफ B पहले सेम थे, फर्स्ट कंडीशन में दोनों सेम थे। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि Ma से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, Mb में, मतलब Mb के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास है। दैट मीन्स अब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो Ma है अभी लेस देन क्या हो जाएगा, Mb। ये क्यों बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, क्लियर है क्या। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका मास कम होता है, उस बॉडी का मास कम हो जाता है, उस एटम का मास कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूं तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको इतना याद रखना है बेटा, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो अपने एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ने की नीड नहीं है, इसलिए मैं आपको उसी में बता रहा हूँ। मैंने बताया अगर इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो नेगेटिव चार्ज, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें बेटा, तो मैंने बताया दो चीज पढ़ना है चार्ज में, एक क्या उसका अपना प्रॉपर्टी और एक क्या
कि मेथड क्या होता है। किसी भी चीज पर अगर आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हो तो क्या क्या मेथड होते हैं। एक होता है बाय रबिंग, आप किसी दो चीजों को ऐसे रगड़ के उसमें चार्ज क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल रहता है ना। जब तक आप उस पर कोई भी चार्ज क्रिएट करने की कोशिश ना करोगे तब तक ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। आप किसी चीज को रब करके कर सकते हो। बाय कॉन्टेक्ट, आप किसी कंडक्टर को लाके किसी चीज को टच करो तो चार्ज ट्रांसफर होकर भी उसमें चार्ज आ सकता है, ठीक है। और एक क्या है विदाउट कॉन्टेक्ट, जैसे इंडक्शन वगैरह बहुत सारे मेथड है, हम लोग बाद में उसको देखेंगे, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। बाय कंडक्शन करना है तो क्या करना है, आपको किसी एक ऐसी चीज को लेकर के आना है जिसे पहले से चार्ज था, उसको बॉडी से आप टच करोगे उसके अंदर भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं चार्ज क्रिएट करने किसी बॉडी पे, ठीक। लेकिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं तो हमारा एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की नीड नहीं है, मैं फिर भी आपको ओवरऑल एक बार बता दे रहा हूँ। देखो चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी, अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर मतलब आपको पता है कि चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बेटा किसी बॉडी में, ठीक है, किसी बॉडी में आपको पता है कोई बॉडी बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो जो उसका ओवरऑल मास रहता है ना, वो ओवरऑल मास क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है क्या। अगर आपके पास एक थैला है उसका वजन 5 केजी का है, ठीक है, आपने क्या किया, एक थैले में 3 केजी आलू रखा और एक में 2 केजी, तो अगर आप ओवरऑल उस थैले का वजन देखोगे तो भी 5 ही केजी होगा, बस वो आपस में ट्रांसफर हुए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब अगर आप समझ रहे होंगे तो मैं कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो बॉडी का चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें द चार्ज इज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसी चीज को मैं ढूंढ रहा था और इसी चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, ठीक है, तो उसका नंबर हमेशा इंटीजर होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल के गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल के गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल के गया। अगर वो जाएगा तो इंटीजर फॉर्म में जाएगा, मतलब कि उसकी जो संख्या होगी, जो उसका नंबर होगा इंटीजर फॉर्म में होगा, 1 2 3 4 ऐसा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ इलेक्ट्रॉन ने एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 4 ऐसा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है वो था अपना Q प्लस माइनस NE, और इस पे हमारे सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों को बोलना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है क्या। ई क्या है हमारा, सर ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में होता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस भी लिखा है। जब प्लस की बात होती है तो प्लस में भी होता है। एन क्या होता है, वो नंबर को बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितना चार्ज बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि मुझे 5 कूलॉम चार्ज की नीड है, कितनी 5 कूलॉम चार्ज की नीड है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, Q की वैल्यू 5 कूलॉम। इस फॉर्मूले में अगर आप Q की वैल्यू देखोगे तो Ne होता है, यहाँ पर 5 रख दो। E की वैल्यू आपको पता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो, इसको यहाँ ले आओ और सॉल्व कर लो, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से इसको क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पढ़ाई के समय इस चीज को चार्ज टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है। आप चार्ज को क्या है, चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है एडिविटी होती है, और चार्ज को मैं एक चीज बता दूं, आप अलजेब्रिक सम कर सकते हो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, आप विद साइन डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बता दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगेन वही बात है अपना, क्या Q प्लस माइनस NE। इस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में बैठा के एग्जाम में जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो मैंने बता ही दिया कि चार्ज होते हैं, क्या करना है अपने को, डायरेक्ट इनका अलजेब्रिक सम करना है। देखो जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़ लो और जो माइनस वाला है उसको बीच माइनस साइन कर दो, ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है कितना आया, 0 आया, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन चार्ज, वही मैंने बताया कि ओवरऑल किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक। अब आ गया अपना वापस से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी आपके लिए एकदम हलवा हो गया होगा, बिल्कुल हलवा हो गया होगा, दिख रहा ना, कितना टेस्टी हलवा दिख रहा है, किसी को भूख तो नहीं लग रहा ना देख के, ठीक है। चलो वही अगेन कि हमको पता है कि n का जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसा बोल रहा है कि इसमें से आधा चार्ज निकल के उसमें गया है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे देखो तो 1.6 से अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा जो डेटा आएगा वो 3.2 वाला होगा, उसके बीच में अगर कोई डेटा आ रहा है मतलब गलत है, क्योंकि n की वैल्यू फैक्टर के फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है मतलब गलत आ रहा है। बेटा देखो जैसे एग्जांपल है,
इसका आप मस्त स्क्रीनशॉट ले लेना पहले और सॉल्व करने की कोशिश खुद से करना। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, ओवरऑल चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, मतलब यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ नॉर्मली, ठीक है। इसी में ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। चलो इसके बाद बात करूं तो यहाँ भी आप देख सकते हो, अगेन वैसे ही न्यूमेरिकल है, करके जाना है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैंने अभी चार्ज के बारे में जो बताया वो आपको ध्यान रखना है बेटा। चार्ज के बारे में उसकी प्रॉपर्टी पढ़ के जानी है, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला पढ़ के जाना है, और क्या पढ़ना है आपको चार्ज में पता होना चाहिए कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट है, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स क्या था? कूलॉम्स ने बताया कि देखो सर आपने ऐसा बोला कि दो चार्ज हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं या तो रिपेल कर रहे हैं। भाई आपको किसी को अपनी तरफ खींचना है तो, या किसी को धक्का देना है तो फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसको हमारे कूलॉम्स ने क्या क्या डिफाइन किया है। अब कूलॉम्स ने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि बेटा अगर दो चार्ज है मेरे पास, ये दिख रहा है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी लग रहा है, मैंने बताया ना, अगर आपको किसी को धक्का देना है तो भी फोर्स चाहिए, किसी को अट्रैक्ट करना है तो भी फोर्स चाहिए। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, इनके बीच ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के साथ सीन ये है कि ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इन दोनों चार्ज का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। मतलब सर ये दो चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। यस, ठीक है। देखो अगर यहां पर मैं देखूं तो दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, तो इन दोनों चार्ज का जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अगर मैं बात करूं सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा आता है, पूछता है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। मैंने क्या बोला, अगर सिमिलर चार्ज है फोर्स ऑफ रिपल्सन, अपोजिट है तो अट्रैक्शन। और अगर आपको किसी को धक्का देना है तो भी आपको फोर्स लगाना है, किसी को अपनी तरफ खींचना है तो भी फोर्स लगाना है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं और इसी को कूलॉम में डिफाइन किया, ठीक है। पहली चीज उसने ये बोल दी। दूसरा देखा जाए तो बात होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का। समझ में आ रहा है? अगर मुझे किसी को खींचना है अपनी तरफ तो डिस्टेंस भी मैटर करता है कि मेरे पास खड़ा है कि मेरे से दूर खड़ा है, ठीक है। देखो जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच लग रहा है वो घटेगा, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। मतलब कि सर इनके बीच इनवर्स रिलेशन है, यस। और इनवर्स के साथ साथ रिलेशन भी कैसा है पता है? जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ है। सर स्क्वायर क्यों? अगर मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2 मीटर भी बढ़ाया तो ओवरऑल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, मतलब मेरा फोर्स 4 टाइम्स घट जाएगा। अगर मैंने डिस्टेंस कितना बढ़ाया, बस 2 मीटर, असर देखने को कितना मिल रहा है, 4 का, ठीक है। इसलिए स्क्वायर में क्या है, तो ये बताता है एक रैपिड हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, एक रैपिड रिएक्शन देखने को मिलता है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूंगा, जैसे कि आप सबको पता है अपना ये आता है, ठीक है। ये जो है हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹। एक्चुअल में क्या होता है अगर मैं डिटेल में बताऊं तो यहाँ पर हमारा 1/4πε0 और यहाँ पर क्या होता है ER, जो कि हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी बताता है, परमिटिविटी। तो होता क्या है कि एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। अगर मैं बोलूं 1/4πε0, अगर आप कैलकुलेटर में अपनी वैल्यू पुट करोगे बेटा 4 और पाई की, और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 × 10⁻12। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो आपका जो ओवरऑल आता है ना आपका आंसर, वो कितना आता है 9 × 10⁹। दैट मीन्स आपके अगर ये दोनों के दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं, मीडियम कैसा है, एयर। सर हम इन दोनों चार्ज उठा के वाटर में भी रख सकते हैं, यस, उस समय इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर आपने इन दोनों चार्ज उठाए कहाँ रख दिया, वाटर में, दो बंदे खुले में लड़ रहे हैं और दो बंदे पानी के अंदर जाके लड़ रहे हैं, दोनों टाइम फोर्स लगने में फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसको एयर में रखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है वो इसका यूनिट। क्या है? यूनिट। सर यूनिट कैसे निकालना है बेटा? आप पूरे आपके फिजिक्स में चीज काम आने वाला है, इसको दिमाग में बैठा लो। जिसका भी यूनिट निकालना है आप उसको एक साइड रखो, बाकी को फेंको उधर, ठीक है। अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है, किसका, अपने रिलेटिव परमिटिविटी या कांस्टेंट का, ठीक है, तो मुझे क्या करना है सर, मैं डिस्टेंस को इधर भेजूंगा। यहाँ पर क्या है, पहले से फोर्स बैठा हुआ है,
फोर्स के लिए न्यूटन, ये आर स्क्वायर यहाँ आएगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 नीचे आएंगे जो कि क्या होता है कूलॉम, तो कूलॉम को क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा कूलॉम का स्क्वायर, तो यहाँ पर आया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इस कूलॉम स्क्वायर को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा C के पावर -2, देख सकते हो, ठीक है। इसका अब चाहो तो डायमेंशन भी लिख सकते हो, कैसे सर, न्यूटन का MLT -2, मीटर के लिए लेंथ है तो L स्क्वायर, अगर मैं C की बात करूं तो क्या है मेरा चार्ज है, चार्ज का मैंने स्टार्टिंग बताया था AT, लेकिन पावर है -2 है तो A के पावर -2 और T के पावर -2, फिर आपको उस T को और ये हमारे MLT -T वाले याद आ रहा है आपको फोर्स वाला था, वहां से दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका डायमेंशन आ जाएगा, तो मैं डायमेंशन और यूनिट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ बेटा क्योंकि हमारे MCQ में सब चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रख के जाना है, ओके ठीक है। तो परमिटिविटी के बारे में मैंने बता दिया, वैक्यूम में कितना होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये डिफाइन 1 कूलॉम है, 1 कूलॉम के लिए सारी वैल्यू आपको कितनी लेनी है 1 लेनी है, मतलब अगर 1 कूलॉम का चार्ज है तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, क्या क्या लिमिटेशन थी इसकी, इट्स ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, इट इज ओनली वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज हमारा मूव कर रहा है तो हम क्या है उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं निकाल सकते। सर इलेक्ट्रॉन के केस में तो होता है, एटम चैप्टर में आप देखो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, तो देखो वहां न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, बैठे तो न्यूक्लियस के अंदर में, आप बोले थे सर कि अगर चार्ज सिमिलर होते हैं तो उनके बीच रिपल्सन होता है, तो फिर न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन शांति से क्यों बैठे हैं, बेटा एक रेंज होती है, अगर उस रेंज से कम डिस्टेंस है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता, ठीक है। चलिए, इट इज ओनली वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारे न्यूक्लियस में होता है वो क्या होता है इस डिस्टेंस से कम होता है ना, प्रोटॉन्स के बीच की दूरी इससे कम होती है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता, ये एक लिमिटेशन है, तभी हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन आसानी से बैठे रहते हैं, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बावजूद, अदरवाइज उनके बीच क्या होना चाहिए कायदे से रिपल्सन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें अभी आपके काम की नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आप करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं डेरिवेशंस की तरफ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया उसके बाद जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है वो क्या है आपका कूलॉम्स लॉ है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बता दिया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर पढ़ना है तो आप देख सकते हो, इसको एक दफा देख के जाना एग्जाम से पहले, सुपरपोजिशन पढ़ के जाना कि अगर 2 से ज्यादा चार्जेस हैं तो उन पे कैसे फोर्स लगने वाला है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा, एक बार आप सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो जिन टॉपिक्स को बोल रहा हूँ प्रायोरिटी पे, तो आपको उसको प्रायोरिटी पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अपना जो मेन एक चैप्टर बेस्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो देखो आपने देखा होगा कि सर मैग्नेट के पास हम कोई भी मेटल अगर लेके आते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि आप उसको पूरा जब तक मैग्नेट से चिपका ना तब तक वो उसको स्टिक नहीं करता, ऐसा तो नहीं है, बहुत दूर से इसको खींच लेता है ना, मतलब कि ऐसा सीन है कि आप किसी के मोहल्ले में घुस रहे हो और घुसते ही आपको उसका ऑरा समझ में आ जा रहा है कि हम लोग कहीं तो इंटर कर चुके हैं, आ रही है क्या बात समझ में। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने बताया कि चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है और एक नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देखो होता क्या है, जैसे मैग्नेट से क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, क्या निकलती है, मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देती। सिमिलरली वैसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है। जहां तक ये लाइन फैली हुई है वहां तक इनका क्या होता है, अपना एरिया होता है। मैग्नेट का होता है मैग्नेटिक फील्ड, आपने सुना होगा। जैसे ही आप क्या करते हो, इस फील्ड में कोई भी मेटल लाते हो, इसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब कि आपको उसके फील्ड में इंटर करना पड़ेगा। सिमिलरली चार्ज के साथ भी होता है। क्या होता है सर, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, दिख तो ऐसा है सीधा साधा, लेकिन क्या है, इसके आसपास ना एक ऐसा एरिया है कि इस एरिया में जैसे ही मैं किसी चार्ज को लेके आऊंगा, या तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा। कैसे सर, ये पॉजिटिव है, अगर मैं इस फील्ड में जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज इंटर कराऊंगा, इसको क्या फील होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। वैसे ही अगर मैं इस फील्ड में क्या करूंगा और किसी नेगेटिव चार्ज को इंटर कराऊंगा तो क्या फील होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि मैंने इस पूरे चार्ज को इसे एकदम करीब लाया, मैं जैसे ही इसके फील्ड में इंटर किया मुझे वो फोर्स फील हो गया था, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज जैसे ही इंटर करता है और उसको एक फोर्स का अनुभव होता है, वो एक फोर्स को फील करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये कुछ लाइंस से मिलकर बनती है जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है जिस पर क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसी होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लो कि जो लाइंस होती हैं हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। सिमिलरली अगर इसके अपोजिट बात करूं मैं तो क्या होता है, अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कैसी होती हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। कैसे होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस चीज पे आता है ना। कैसा है, ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव का, मैंने बता दिया। ये हो गया नेगेटिव का। यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, और इसमें क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, अगर मैं दो चार्ज लेके आऊं और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ आप देख सकते हो मैंने दो चार्ज लाए, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं अगेन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और अगेन एक चार्ज है प्लस क्यू। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने प्लस क्यू लाया तो अगर आप देखोगे प्लस क्यू अगर आप देखोगे तो ये देखो इससे जो लाइंस निकल रही हैं और इससे जो लाइंस निकल रही हैं, इन दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए, रिपल्सन। सर दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज है। कैसा चार्ज है, सिमिलर। तो इससे निकलने वाली और इससे निकलने वाली जो लाइंस होंगी कैसे जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और हमको क्या बोल रहा है, हमको ये नहीं बता रहा कि इसके अंदर मैंने क्या रखा है। ठीक है, इस गोले के अंदर क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन में बोल रहा है कि ऑप्शन ए मेरा है, ये है कि Q1 Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन बी बोल रहा है Q1 Q2 बोथ आर नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन सी बोल रहा है Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव। ऑप्शन डी बोल रहा है Q2 इज नेगेटिव Q1 इज पॉजिटिव। बात समझ गए, चार अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। सर पहला चीज तो हम देखते ही बता देंगे कि दोनों के दोनों में से जो इलेक्ट्रिक लाइन है उनका डायरेक्शन आउटवर्ड है, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो Q1 भी मेरा पॉजिटिव और Q2 भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है क्या। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और जो आती है एग्जाम में, बेटा जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे पास Q1 है, ठीक है, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है ऐसा, और वहीं Q2 देखने को मिल रहा है कैसा, ऐसा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि दोनों चार्ज अगर अपोजिट हैं, ठीक है, ये हो गया मेरा Q और ये हो गया मेरा -Q। अब देखो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा और इसमें इनवर्ड जाना चाहिए। सर दोनों के बीच क्या फोर्स लगना चाहिए, अट्रैक्शन का। तो मैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। देखो यहाँ पर भाग रहा था, ये रिपेल कर रहा था, यहाँ पर कैसा होगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये जो लाइंस होंगी ना ये क्या होंगी, -Q की ओर जाती हुई दिखेंगी। देखो दिख रहा है, -Q की तरफ जाती हुई दिखेंगी। और हमारे -Q में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होता है, इनवर्ड होता है। तो अगर आप देखोगे तो +Q से सारी लाइंस कैसे गई हैं, बाहर की तरफ, और -Q में सारी लाइन कैसे आई है, अंदर की तरफ। ये इतना टाइम लेके मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है क्या, मैग्नीट्यूड वाला चीज ध्यान में रखना है और उनका पोलैरिटी ध्यान में रखना है। अगर सेम होंगे तो उनके बीच रिपल्सन और अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मैं अगर ऐसा आपको डायग्राम दूं कि आप मान लो यहाँ एक A है और ये B है, आपको बताना है A और B पे कैसा चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो आपको बताना है ये कि A और B पे कैसा चार्ज है, पहली चीज तो ये। दूसरा आपको ये बताना है दोनों में से बड़ा कौन है, A बड़ा है या B बड़ा है। ठीक है, QA और QB में आपको क्या बताना है, रिलेशन। और पहले तो ये बताना है सर A और B के अंदर +Q छुपा हुआ है कि -Q छुपा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दोगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगेन जैसा आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा वैसे ही है, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दिखाई नहीं देती हैं डायरेक्ट। क्या और क्या होता है, द लाइंस अकॉर्डिंग टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लाइक चार्जेस। ठीक है, अगर जो लाइंस हैं अगर उनके बीच कैसा चार्ज है, अपोजिट है, ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और अगर सिमिलर है तो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, रिपल्सन देखने को मिलेगा, और अपोजिट होंगे तो दूसरे पर अट्रैक्ट करेंगे। दैट मींस +Q और -Q, तो मैंने बताया था ना, वो एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रही थी वो लाइंस। और वहीं पर अगर दो सिमिलर चार्जेस थे तो एक दूसरे से क्या होगी, दूर भागेंगे, रिपल्सन देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। देखो होता क्या है कि जो हमारा मैग्नेट होता है ना बेटा, ये क्लोज लूप कंप्लीट करता है। अगर एंड से निकला तो एस में जाके ही एंड करेगा।
बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड केस में ऐसा नहीं है, अगर प्लस क्यू से निकला और यहाँ पे उसको माइनस क्यू मिल गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के यहाँ एंड हो जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि माइनस क्यू से फिर प्लस क्यू आएगा। बात ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है, क्लोज लूप बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के केस में क्या होता है, क्लोज लूप बनता है। चार्ज केस में क्लोज लूप नहीं बनाता, इसको जहां माइनस क्यू मिलेगा तो प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू पे एंड कर देगा। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखना है, बाकी मैक्सिमम चीजें सेम होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। और क्या है, दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व, ऐसे कर्व होते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं अपने, ठीक। और क्या है, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सारे टेंजेंट्स कैसे हैं, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। इतनी चीजें होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इसमें क्या है, सारे लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। बात समझो, पॉइंट चार्ज ऐसा चीज होता है जिसके पास का मैग्नीट्यूड बहुत ना के बराबर होता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज एक ऐसी चीज होती है जिसका मैग्नीट्यूड ना के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट चार्ज में ना हम लोग को क्या है कि रीडिंग निकालना है। जैसे मेरे पास एक प्लस क्यू दिया गया, बोला गया कि ये बताओ कि इसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है क्या, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके दायरे में क्या लेकर के आऊंगा, अपने पॉइंट चार्ज। तो किसको लेकर आऊंगा, पॉइंट चार्ज। जरा छोटू सा होता है, शरीफ सा बच्चा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फील करके बताता है कि हाँ जो प्लस क्यू वाले भैया है ना, इनके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोग किसी भी पॉइंट चार्ज पे निकालना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सोर्स है और ये मैंने लेकर आया पॉइंट चार्ज, ठीक। देखो ये कैसा है, प्लस है सर, प्लस है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है अपना, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होता है, आउटवर्ड। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप देख सकते हो कैसा है, आउटवर्ड। क्लियर है क्या, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो फोर्स लग रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है, हमारे पॉइंट चार्ज पे, वही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आगे आने के बाद आप देखोगे कि आपको F = QE, ये बहुत जगह यूज करने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना सर, कूलॉम्स लॉ याद है हम लोग, क्या है, K, इसका चार्ज कितना हो गया Q, और ये कितना हो गया Q0, अपॉन में क्या होता है अपना होगा R²। और यहाँ अगर नीचे में देखोगे तो क्या है बेटा, Q0 था। तो इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, ओवरऑल हमारा क्या आता है, KQ अपॉन में R²। और ये दिमाग में आपको बैठा लेना है, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, KQ अपॉन में R², ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो हमारा फाइनली जो आंसर आता है, क्या इसमें पॉइंट चार्ज देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंडिपेंडेंट होता है हमारे किससे, टेस्ट चार्ज से। पॉइंट चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं Q0 को। टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था प्लस क्यू के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है जानने का, इसलिए हम लोग क्या लेके आए थे, छोटे से टेस्ट चार्ज को। क्लियर है, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, कुछ नहीं करना है। इस एफ की जगह अपना कूलॉम्स लॉ को बस पुट करना है। काटने उठने के बाद, कैंसिल करने के बाद हमारा प्यारा सा आंसर जाता है KQ अपॉन में R²। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए है ना, आगे बढ़ते हैं। भाई KQ अपॉन में R², ठीक है। R क्या था मेरा, पॉइंट चार्ज और उस चार्ज के बीच की दूरी, ठीक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो डाइपोल में क्या होता है बेटा, एकदम मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप समझो बात को। डाइपोल में सीन ऐसा है कि दो चार्ज होने चाहिए और दोनों के दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 5 कूलॉम, दूसरा भी क्या होना चाहिए 5 कूलॉम, बट विथ पॉजिटिव पोलैरिटी। समझ में आ रहा है क्या, एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए और एक चार्ज पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। क्लियर है क्या, ठीक है। दूसरा, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, जो कि हम लोग 2L लेते हैं। सर L भी तो ले सकते हो, L अगर मैं लेता हूं, अगर मैं L लेता हूं तो दिक्कत क्या होगा, मुझे बार बार ना इसके मिड पॉइंट से चीजें निकालनी होती है। कहां से, मिड पॉइंट से। तो अगर मैं 2L को ब्रेक करना चाहूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा, L और यहां से फिर से L, तो मेरे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशंस हो, वो आसान हो जाते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर आप L डिस्टेंस लेना चाहोगे, कितना डिस्टेंस लेना चाहोगे, L, तो अगर मुझे इसके मिड पॉइंट का काम है, किसका काम है, मिड पॉइंट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, -Q से +Q के बीच इसको ब्रेक करना पड़ेगा L/2, और अगेन यहाँ से L/2। क्या आ रही है मेरी बात समझ में, फिर L/2 आएगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं 2L। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, हम लोग को दोनों के बीच का डिस्टेंस न्यूमेरिकल में दिया होता है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, तो क्या करते हैं वो लोग ना 2L = 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, फिर L की वैल्यू निकालते हैं। नहीं,
हमको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट 2L का नीड पढ़ना है, ठीक है। आप चाहो तो वहां पे L लेके सॉल्व कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप हमेशा दिमाग में कोई एक मेथड बचा के चलो, रख के कि हमको 2L लेना है और ये जो डेटा दिया गया है 2L की वैल्यू दी गई है, वहां पे L निकालने वाली कोशिश नहीं करना है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो हमारा डाइपोल कैसा हो गया? डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है सर जिसमें एक माइनस चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2L होनी चाहिए, और ये जो चार्जेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम पोलैरिटी की नहीं होनी चाहिए। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगेन वही मैंने जो पीछे ड्रॉ करवाया था, क्या ड्रॉ कराया था कि अगर माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस किसकी तरफ जाएंगी? जो प्लस क्यू की तरफ से मैग्नेटिक लाइंस आएगा वो किस साइड आएगा? माइनस क्यू की तरफ आएगा, ठीक है। जो भी हमने इलेक्ट्रिक लाइन, सॉरी मैंने मैग्नेटिक लाइंस बोल दिया, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो प्लस क्यू से किस तरफ आएंगी? माइनस क्यू, वही दिखाया है, ठीक है। इसी सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस क्या होता है हमारा साइन अपोजिट होता है, ठीक है। अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, पहले मैं आपको डाइपोल मोमेंट बता देता हूं। डाइपोल मोमेंट जरूरी है, आगे उसी काम पढ़ना है। डाइपोल मोमेंट में क्या करते हैं हम लोग? कोई भी एक चार्ज को उठाते हैं, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दिया हुआ है सर, बिल्कुल ये हमारा क्या है? ये हमारा डाइपोल है। क्या है? हमारा डाइपोल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग है, बिल्कुल ये डाइपोल है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है, ठीक है। सर डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं? P से, ठीक है। अगर आप देखो मेरे को नॉर्मली क्या करना है, किसी एक चार्ज को उठाना है, ठीक, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, सॉरी अभी हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे को साइन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं माइनस क्यू प्लस क्यू अभी नहीं लेने वाला, ठीक है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा यहाँ, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनका प्रोडक्ट, तो मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। दैट मींस P इज इक्वल टू 2QL, और ये हमारा बहुत जगह काम आने वाला है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन में डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट दिया होगा, दैट मींस डायरेक्ट P की वैल्यू दी होगी। किसकी वैल्यू दी होगी? P की। P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL, आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे आया सर? एक चार्ज उठाना है और दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसी को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब क्या है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ऐसा आता है, और मैं आपको बता दूं यहां से हमारा चालू हो चुका है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। सीजी बोर्ड वाले बच्चों को बता दूं यहां से हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन चालू हो चुका है। या तो आपका एक्सियल आता है ना, या तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जिसको कि हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं वो आता है, या तो उसके बाद गॉस थ्योरम से जितने हमारे हैं, जैसे कि आपको स्फीयर का निकालने के लिए आएगा, है ना, वायर का निकालने के लिए आएगा, आपका जो सरफेस होता है उसका निकालने के लिए आएगा। तो हम लोग क्या करना है, ये सारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं फटाफट आपको क्या करूंगा, समझाते जा रहा हूं, आप बस देखते जाओ और आपको एग्जाम में बस ऐसे ही बना के आ जाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने एक डाइपोल ले लिया, आप देख सकते हो माइनस क्यू प्लस क्यू, डन। अच्छा, उसके बाद मैंने पॉइंट P पे एक चार्ज रख दिया, जिस चार्ज को इस डाइपोल की वजह से क्या फील होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको वहां पर अनुभव होगा तो हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। क्लियर है सर? क्योंकि माइनस क्यू भी करेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ, और प्लस क्यू भी कुछ ना कुछ उस पर प्रभाव दिखाएगा। तो अगर आप देखो तो सर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L था, तो सर मुझे इसको मिड पॉइंट से निकालना है। क्यों? क्योंकि सर ये तो अनफेयर हो जाएगा ना। कैसे अनफेयर हो जाएगा? क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये प्लस क्यू के पास बैठा है, माइनस क्यू से तो दूर बैठा है ना। तो ऐसे में क्या होगा सर, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील होगी वो तो अनफेयर हो जाएगा, इसके पास ज्यादा है, ज्यादा फील होगी, इससे दूर है तो कम फील होगा। बात तो सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट से उस चार्ज के डिस्टेंस को लेंगे। कहां से लेंगे? मिड पॉइंट से लेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये डिस्टेंस हमारा 2L था, अगर इसके मिड पॉइंट से लेंगे तो ये L और ये L, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से पॉइंट P हमारा यहाँ बैठा दिए, डन। अब देखो सर ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करती है। तो अगर आप देखोगे तो इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिल रही है वो क्या है मेरी? E2 का डायरेक्शन कैसे है? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा इंटेंसिटी कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो सर E2 और E1 अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, अब हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि पॉइंट P कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील कर रहा है। तो सर मैं E2 माइनस E1 करें कि E1 माइनस E2 करें?
आप बस इतना बताओ कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू को जैसे लग रहा है कौन सा है, E1 वाला है जो बाहर की तरफ लग रहा है, बिल्कुल सर। जो पॉइंट पी के सबसे पास कौन बैठा हुआ है, क्यू। ऑब्वियसली क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, E1 माइनस E2। क्लियर है क्या? ये मैंने रीजन बता दिया कि क्यों हम लोग E1 माइनस E2 करते हैं। अब देखो इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कौन है, हमारा पॉइंट P है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखूंगा। आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहता हूँ माइनस क्यू वाले के लिए, माइनस क्यू वाले के लिए कौन सा है, E2 जो अंदर की तरफ आ रहा है। अगर मैं E2 लिखना चाहता हूँ तो E2 के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू। अब बात है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस हमारा r और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, l। तो अगर मैं ओवरऑल डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा r प्लस में l, कितना हो जाएगा r प्लस में l। ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट से पॉइंट P तक कितना हो गया r और बचा कितना था l। तो इस l को मैंने जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल डिस्टेंस मेरा हो गया r प्लस में l। और आपको पता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा जाता है, दैट मीन्स r प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये हो गया मेरा किसका वैल्यू, E2 का। सिमिलरली अगर मैं E1 लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ E1, तो क्या हो जाएगा K मेरा Q, फिर से अगेन डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट P तक के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप पॉइंट P तक का डिस्टेंस देखोगे तो सर ये पूरा R है, ये पूरा कितना है, R है। देखो काम मुझे कितना का है, इतने का, काम मुझे इतने का है और मेरे पास डिस्टेंस पूरा इतना है। तो अगर मैं इस R से कितना माइनस कर दूं, L वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं, ये पूरा r है सर, ये पूरा r है, इसको हटा दो, l को हटा दो तो मेरा ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर r माइनस में l, क्या कर दूं r माइनस में l, तो r माइनस में l का होल स्क्वायर, ये लिखने आना चाहिए बस। अगर आप इन दोनों को लिख लोगे ना, कुछ नहीं करना। उसके बाद E1 माइनस E2 वो मैंने बता भी दिया क्यों E1 माइनस E2 करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने दोनों के लिए लिख लिया। ठीक है, E1 माइनस E2 करना है। इसके बाद आपको नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। आप के क्यू कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नीचे देखो, नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, ये देखने को मिलेगा। आप क्या करना, जब नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो r माइनस एल आएगा और r प्लस एल आएगा, तो आप स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, r माइनस एल और r प्लस एल, इसके स्क्वायर को भी आप कॉमन रखो। देखो ये हो गया हम लोग a माइनस बी, हो गया हम लोग का a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बाहर में भी एक स्क्वायर। ठीक है, ये देख सकते हो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बाहर में भी एक स्क्वायर। अच्छा, जिसको हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया तो उसका क्या सीन है, उसको बस आपको नॉर्मली a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? इसमें फिर क्या करना है आपका, ये दोनों जो होगा अपना r और l, इन दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और मेरा ऊपर में क्या देखने को मिलेगा, 4rl, क्या आ जाएगा 4rl। ठीक, अब आप देखो इस 4 को मैं क्या करूंगा, 2 और 2 में ब्रेक करूंगा। क्यों ब्रेक करूंगा, क्योंकि मुझे इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर P इक्वल टू क्या था, P इक्वल टू था 2ql, क्या था 2ql। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर l भी है सर, q भी है और इस 4 से क्या निकाल लूंगा मैं, 2 निकाल लूंगा। क्लियर? तो मेरा क्या आ गया 2ql और इस 2r को मैं अलग कर दूंगा क्योंकि इसमें जब 4 को ब्रेक करूंगा तो एक और 2 बचा होगा ना, वो 2 हो गया मेरा 2r। अब इस 2ql को मैं क्या ले सकता हूँ, p इक्वल टू क्या था 2ql, ये मेरा डाइपोल मोमेंट आ गया। तो इस 2ql की जगह मैंने लिख लिया बेटा p, ये हो गया मेरा 2r और मैं ओवरऑल जो नीचे में बचाओ क्या है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जो मेरी r डिस्टेंस है वो l से कई गुना बड़ी है, क्योंकि जो डाइपोल्स होते हैं ना इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। क्लियर है क्या, बहुत ना के बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, r इज ग्रेटर देन l, मतलब मैं इस पार्ट को इग्नोर कर सकता हूँ। ठीक, l को मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा वो नीचे में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर से और नीचे से एक r कैंसिल होगा। और अब आपको ये जो रिजल्ट आया है ये एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, एक्सियल वाले में यहाँ पर एक 2 होता है और इक्वेटोरियल वाले में यहाँ पर 2 नहीं होता है।
ठीक, बच्चे इस चीज को मिस कर जाते हैं, बहुत गलती करते हैं। एक्सियल वाले में यहाँ पर 2 होता है और इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता, याद रखना है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल ये आंसर आया के 2p अपॉन में r क्यूब। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इस पे न्यूमेरिकल आता है। सिमिलरली ऐसे ही 5 नंबर में हमारा क्या आता है, इक्वेटोरियल वाला आता है बेटा। इक्वेटोरियल वाले में अगर मैं बताऊं तो क्या करना है सर, 2 डाइपोल मोमेंट रखे हुए हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस सर 2l होता है। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो l और l। ठीक है, क्योंकि देखो सर पिछली बार भी हम लोग मिड पॉइंट से लिए थे, लेकिन मिड पॉइंट से कहां लिए थे, एक्सिस पे लिए थे। इस बार मिड पॉइंट से हम लोग कहां ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर में ले रहे हैं, और बाइसेक्टर मतलब इनके बीच। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट P रखा हुआ है। अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इस पर माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पॉइंट P है, इन दोनों की वजह से क्या फील करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील करेगा। ठीक है, अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इंटेंसिटी है, ये जो प्लस क्यू है सर, क्यू में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो इसकी वजह से जो आप लोगों को E1 देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। वैसे सिमिलरली अगर आप देखोगे माइनस क्यू की वजह से, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना पड़ेगा वो कैसा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। क्लियर है क्या, ठीक है सर। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसको फैक्टर में बांटना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप देखो तो मैंने अच्छा पहले यहाँ पर नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी अगर आप किसी रिजल्टेंट की बात करते हो तो जिस तरफ हमारा थीटा होता है उधर क्या आता है, हमारा कॉस वाला फैक्टर, और इसके जो परपेंडिकुलर में आता है वहां क्या आता है, हमारा साइन वाला फैक्टर। कुछ नहीं, अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे वहां कॉस लगाओगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, वेक्टर से भी आता है चीज। तो ये मेरा थीटा इधर है और इसमें थीटा इधर है। देखो ये दोनों एंगल थीटा थे, अगर आप यहाँ पर ऐसा एक लाइन लोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल में क्या हो जाएगा, मेरा थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरफ थीटा है सर, जैसे हम E1 के लिए फैक्टर देख रहे हैं, जिस तरफ थीटा है उधर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, तो इसके लिए जिस तरफ थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा। क्या बात समझ में आई, ठीक है सर। आपने इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे क्या ले लिया था, मेरा पॉइंट P, मेरा ये डायग्राम बन के हो गया रेडी। अब सिमिलरली ये बात समझो कि सर जब दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, आपने दोनों से सेम पॉइंट पर लिया है, कहीं ना कहीं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। पिछले केस में ऐसा नहीं था, पिछले केस में क्या था कि सर जो डिस्टेंस था ना पॉइंट P का वो अनफेयर था, एक के पास में था और एक से दूर में था। हमारा पॉइंट P था तो ये प्लस क्यू वाले से पास में था सर, लेकिन इसमें क्या है, ये जो पॉइंट P है ये माइनस क्यू से उतनी दूरी पे ही है जितना प्लस क्यू से है। क्लियर बात है, मतलब सर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी E1 और E2 दोनों कैसे होंगे, सेम, मतलब E1 और E2 दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, अब देखो जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, ठीक, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल, क्या हो जाएंगे, कैंसल। और आप देखो तो सेम डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कौन से हमारे, 2E1 cos थीटा प्लस 2E2 सॉरी 2E2 नहीं 2 cos थीटा, यहां पर आ जाएगा मेरा 2, यहां पर आ जाएगा मेरा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है सर, सेम है। E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, E cos थीटा प्लस E cos थीटा। तो ये E और E ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2E cos थीटा। तो ओवरऑल इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना हो गया, 2E cos थीटा। क्लियर है क्या। अच्छा सर अब अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की, तो आप लोगों को अगर पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सर हम लोग का हाइपोटेनस, और ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसमें, रूट के अंदर, तो मेरे हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। क्लियर है क्या, तो मेरे ये जो दिख रहा है इसका वैल्यू कितना जाएगा, √r² प्लस L²। दैट्स इट, इतना काम था। इसके बाद मैंने बता दिया कि हम कहां पर आ चुके हैं, 2E cos थीटा। अगर मैं यहाँ पर E और cos थीटा दो चीज की वैल्यू पुट कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, cos थीटा कैसे, cos थीटा आप लोग को याद होना चाहिए क्या, कैसे याद करे हो आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, दैट मीन्स B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है L, हाइपोटेनस कितना है मेरा √r² प्लस L²। ठीक है, अब मैं इसके बाद अगर बात करूं, है ना, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सर बस मुझे वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया,
और ई की वैल्यू हमको पता है क्या है सर, ई की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और वही आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है 400 कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों केस में वही आएगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। स्क्वायर करने से क्या होता है बेटा, रूट हट जाता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, आप लोगों को पता होगा। तो ये हो गया हमारा जो ओवरऑल आएगा। इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि आखिरी में क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। एक्सियल वाले में 2 आता है, अपने इक्वेटोरियल वाले में 2 नहीं आता है। तो ओवरऑल हमको इक्वेटोरियल वाले में क्या करना है सर, हम लोग को इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालना है। ठीक, दूसरा क्या करना है, इसको जो फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो साइन साइन वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और कॉस वाले ऐड हो जाएंगे। जो पॉइंट पी है दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे, तो जो टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो भी सेम होगी। दैट मींस E1 E2 इज इक्वल टू E ले लो। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये दो जो हमारे डेरिवेशंस थे ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसको करके जाना है बेटा, एग्जाम से पहले खूब प्रैक्टिस करना है, एग्जाम से पहले काफी प्रैक्टिस करके जाना है इसको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 2 टाइम्स होता है हमारे किसका, जो हमारा एक्सियल वाला होता है 2 टाइम्स होता है किसके, इक्वेटोरियल वाले। मतलब कि इक्वेटोरियल वाले में अगर आप कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 2, तो ओवरऑल जो आपको वैल्यू मिलेगी किसी मिल जाएगी, हमारे एक्सियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, चलिए एरिया वेक्टर बताता हूं बेटा। देखो किसी भी सरफेस में अगर आप देखोगे, किसी भी सरफेस में अगर हम लोग उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर लें, जैसे मान के चलो यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस ऐसा, उसके परपेंडिकुलर लिया गया वेक्टर ही क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर। उसका जो सरफेस का ओवरऑल एरिया है, इसके परपेंडिकुलर आप जो लेते हो लाइन, वही क्या होगा, हमारा एरिया वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उससे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। हम वो एंगल नहीं देखते, हम ऐसा नहीं देखते कि सर ये जो सरफेस है इससे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे जा रही है 90 डिग्री पे, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में थीटा की वैल्यू 90 लेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करना। हम एरिया वेक्टर के साथ देखते हैं, किस साथ देखते हैं, एरिया वेक्टर के साथ देखते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर की बात करूं तो देखो ये मेरा सरफेस है, ये मेरा ओवरऑल सरफेस है। सर एरिया वेक्टर कैसा होता है, आप बोले परपेंडिकुलर। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है तो उस समय एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कैसा बनेगा, एंगल पैरेलल होंगे। तो एंगल कितना बनेगा मेरा, 0 डिग्री। ये बात समझ लो, बहुत लोग गलती करते हैं, परपेंडिकुलर वर्ड क्वेश्चन में सुनते ही थीटा की वैल्यू 90 रख देते हैं। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग देखते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल। ठीक, यहां अगर आप देखोगे तो मेरा एरिया वेक्टर मतलब बोले तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर हो गया वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोला मैंने कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या देखेंगे, एरिया वेक्टर और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, तो 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सरफेस है, तो सर इसका एरिया वेक्टर तो ऑब्वियसली हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। इस बार मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो मेरे सरफेस पे कैसी है, पैरेलल जा रही है, सरफेस से कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। क्लियर है, तो हम लोग एंगल हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सिमिलरली आप देख सकते हो, व्हेन अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद एनी फिजिकल क्वांटिटी देन इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली व्हेन डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद द एरिया इट बिकम्स एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड। हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलरली नॉर्मली होता है, और कैसा होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? चल सर आपने ये क्यों बताया, अभी सर यहाँ काम पड़ने वाला है, देखते हैं कैसे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो बेटा फ्लक्स मतलब आप नॉर्मली ये समझो कि मेरे पास कोई एक सरफेस है। ठीक है, मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यही क्या कहलाता है, मेरा फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे, फाई से। आप अगर देखोगे द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज टू सम काइंड ऑफ फ्लो, फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी एनी वेक्टर फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, but flux itself is a vector quantity. The electric flux is the measure of number of electric field lines passing normally through a surface. ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है बेटा हमेशा सरफेस से नॉर्मली पास करती हैं। ठीक है, तो जितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी हम लोग क्या बोलेंगे, उसका फ्लक्स ज्यादा है, उतनी इलेक्ट्रिक लाइन उतनी ज्यादा फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स मतलब किसी सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है, फाई इज इक्वल्स टू ई ए, फाई इज इक्वल्स टू ई ए। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है बेटा,
डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, ए क्या है मेरा यहाँ पर, ए मेरा एरिया होने वाला है, जैसे मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, तो जो ए है ओवरऑल क्या होगा, मेरा एरिया होगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ई और ए के बीच, ए बोले तो हमारा जो एरिया वेक्टर था वो, और ई के बीच कैसा होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट की जगह क्या आता है हमारा, कॉस थीटा आता है, और क्रॉस की जगह क्या आता है हमारा, साइन थीटा आता है। तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, ई ए कॉस थीटा, क्या देखने को मिलेगा, ई ए कॉस थीटा। आपको इसको दिमाग में बैठा के रखना है एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर मुझे एकदम स्मॉल एरिया के लिए जानना है, जैसे मेरे पास एक एरिया दिया हुआ है, मुझे जानना है कि बताओ मुझे थोड़े से स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मुझे पूरे सरफेस का नहीं जानना है, मुझे पर्टिकुलरली किसी एरिया से जानना है कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। क्लियर है क्या? तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ डी एस की लूंगा। एस क्या है मेरा, सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया, और वहीं पे मुझे थोड़ी सी फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ क्या लूंगा, डी फाई लूंगा, ठीक है। सर फाई इक्वल टू ई डॉट डी था, ई डॉट एस था मेरा, मतलब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका, सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे ओवरऑल भी पूरे के लिए मिल जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉर क्लोज सरफेस अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ई डी एस का क्या इंटीग्रल, कैसा इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। ई डी एस का क्या, क्लोज इंटीग्रल, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो फाइव इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला और क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। क्लियर है, ठीक है। एरिया वेक्टर मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको एरिया वेक्टर और ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आने वाले सारे के सारे हमारे बन जाएंगे, ठीक है। चलो गॉस लॉ, गॉस ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। मान लेते हैं बेटा मेरे पास कोई भी सरफेस है, ऐसा कोई भी एक सरफेस है, उसके अंदर पूरे चार्ज है, ठीक है, ठीक है, क्यू है, ओवरऑल चार्ज कितना है, क्यू है, और इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, आ रहा है बात समझ में? अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, तो मैं फ्लक्स का एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं। ये किसके इक्वल होगा पता है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है, इस ओवरऑल बॉडी में जितना भी चार्ज है, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, सरफेस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल जितना भी चार्ज है उससे कितना, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल यहां से मेरा फ्लक्स क्या आ गया, y इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये था गॉस थ्योरम। गॉस ने बोला कोई भी क्लोज सरफेस अगर है जिस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है, इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो इससे पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसका वैल्यू क्या होगा, उस टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम, दैट मींस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा ओवरऑल फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है ना। दूसरा क्या था हम लोग का, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। सर डी एस क्या है, सरफेस का एरिया, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया रख दो, सर्कुलर पाथ है, सॉरी मतलब स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया रख दो, मतलब जैसा भी हमारा क्लोज सरफेस का बनावट है हम लोग को उस पर एरिया पुट करना है, बस यही काम करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करूं तो हमारे जो मेन डेरिवेशन हम लोग वहां चलते हैं। अच्छा, कई बार आता है कि आपको गॉस लॉ की हेल्प से क्या करना है, प्रूफ, मतलब गॉस लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई इक्वल टू फाई ई डी एस है, यहाँ पर क्या है हमारा ई डी एस कॉस जीरो। हम अगर मैं स्फीयर लेता हूँ बेटा, देखो स्फीयर में मैं एक चीज बता दूं, स्फीयर में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेंजेंट। जैसे स्फीयर है तो एरिया वेक्टर हमेशा, ठीक है, अगर कोई भी हमारा स्फेरिकल सरफेस है तो वहां हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, कभी भी कोई स्फेरिकल सरफेस है तो वहां से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच कितना एंगल बनता है, कि देखो दोनों के दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच एंगल बनता है 0 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मेरा यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 1। यहाँ क्या आ गया हमारा ई डी एस, क्या आ गया ई डी एस। अब देखो जैसा मैंने बताया था सर, ये डी एस क्या है, इसकी जगह हमको एरिया रखना है। हमने क्या लिया है, हमने स्फीयर लिया हुआ है, क्या लिया है, स्फीयर लिया है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मली यहाँ पर हमारे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखी 0, कारण मैंने बता दिया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कैसा एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है। ई कांस्टेंट था मैंने बाहर रख लिया। जब मैंने डीएस का इंटीग्रेशन किया, देखो डीएस मैंने एक छोटा सा सर्कल लिया है, ठीक है, छोटा सा स्फीयर लिया है। अगर मैं पूरे ओवरऑल बॉडी की बात करूं तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करना मतलब होता है सारी चीजों को जोड़ देना, ठीक है। तो अगर मैंने पूरे चीजों को जोड़ दिया तो मेरा ओवरऑल एरिया कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है सर एक स्फीयर का ओवरऑल एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे जो ई की वैल्यू थी, ई की वैल्यू कितनी होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे फाई की वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये क्या था मेरा गॉस थ्योरम। गॉस ने क्या बोला था, किसी भी इनक्लोज्ड जो हमारा टोटल चार्ज होता है किसी भी सरफेस का, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस पे जो टोटल चार्ज होता है उसमें जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो कितने टाइम्स होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बोर्ड्स में, ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपके बुक में आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर कई टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे डेरिवेशन आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेन डेरिवेशन आने वाला है, ठीक है, उसको मैं अभी आपको कराऊंगा, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन डेरिवेशन है उसका मैं अभी एक साथ आपको सारे डेरिवेशन से करवाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अब ना अपन लोग पढ़ेंगे कि अगर ऐसा आता है, ये सब क्वेश्चन आता है ना कि आपको गॉस थ्योरम के हेल्प से क्या प्रूव करना है, गॉस थ्योरम के हेल्प से आपको प्रूव करना है अपना जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन, मतलब कि अपना किसका, कूलॉम का लॉगर, ठीक है। ये आता है गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको कूलॉम्स लॉ प्रूव करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ध्यान देना है कि हमको स्टार्ट, देखो डेरिवेशन में हमेशा दिमाग में ये रखना होता है हमको एग्जाम में कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना था, बाकी अपने आप फ्लो आ जाता है, आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, बस हल्का नॉलेज रहना चाहिए और आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए। तो सर देखो आपने तो फाई का हमको फ्लक्स का दो फॉर्मूला बताया, एक क्या बताया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, और एक आपने बताया गॉस थ्योरम क्या था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फाई को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ईडीएस और कॉस फाई का इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो अपना गॉसियन सरफेस लिया है ना, ठीक है, ये जो हमारा क्लोज सरफेस होता है इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। मैंने जो अपना गॉसियन सरफेस लिया है कैसा लिया है, स्फेरिकल लिया है, कैसा लिया है, स्फेरिकल लिया है। अगर आप देखोगे मैंने जो स्फेरिकल सरफेस लिया है, इसमें जो स्फेयर है इसका एरिया क्या होने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा सर आपने एक चीज बोला था कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस से अगर हम एरिया वेक्टर लेते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपस में हमेशा कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल। बेटा दिमाग में बैठा लो। उसके बाद सिलेंडर में भी सेम चीज काम आने वाला है। कभी भी किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो तो वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है। दैट मींस सर यहाँ जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब इन लोग पैरेलल है तो आपको क्या आ जाएगा, ईडीएस, क्या आ गया, ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डीएस। मतलब जो मेरा एरिया है इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिमाग में बैठा लो, क्योंकि सर हमको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है कितना होता है, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आप आंसर के पास पहुंच गए हो। कैसे सर, हमको नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बस पुट करना है। क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के अपॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है सर, मेरे को ई और एफ का एक ही रिलेशन पता है। क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते टाइम आपने बताया था इज इक्वल टू एफ अपॉन में टेस्ट चार्ज रखे थे, याद है, एफ अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो एफ भी आ गया, ई भी आ गया, ठीक है, एफ भी आ गया और ई भी आ गया। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर ई की वैल्यू रखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये मेरा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, अपने आंसर के पास पहुंच गया। मैंने कुछ नहीं किया है, देखो यहां से मैंने बस इसको यहाँ पर भेजा और मेरे जो f का वैल्यू होता है क्या होता है, f इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। मैंने e की वैल्यू रख दी कितनी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो यहाँ से निकला कि नहीं, इसको मैंने खाली यहाँ नीचे भेजा है। इस e की वैल्यू को मैंने नॉर्मली इसमें रख दिया तो मेरा आ गया क्या, कूलॉम लॉ। किसकी हेल्प से हम लोग पहुंचे, हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प पहुंचे। इसमें दो काम करना है, जो सरफेस आप लोग उसको स्फेरिकल लेना है, दूसरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल। बस दो चीज दिमाग में बैठा लो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक। दूसरा देखो, यूजिंग गॉसियन लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर। देखो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज वायर, एक वायर है बेटा जिसमें क्या है, पूरा चार्ज है, ठीक है। अब इस वायर के लिए हम लोग क्या निकालना है, गॉस की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। गॉस का कहना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड कर देंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, उसके लिए हम लोग को क्लोज सरफेस की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है, क्लोज सरफेस की। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा वायर है, इसके हम लोग आसपास क्या बनाएंगे, हम लोग इसके आसपास में बनाने वाले हैं अपना सिलेंडर। क्या बनाने वाले हैं, सिलेंडर, ठीक है। देखो सिलेंडर ऐसा क्लोज कर दिए, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। सर देखो सिलेंडर के 3 सरफेस हैं,
एक ये, दूसरा ये, और तीसरा कर्व वाला। ठीक है, इसमें एग्जांपल के लिए समझाऊं तो ये बॉटल आप देख सकते हो, इस बॉटल को देखोगे तो सर ये एक सरफेस हो गया सिलेंडर का, ये ऊपर वाला एक सरफेस हो गया, और तीसरा सरफेस मेरा क्या हो गया, कर्व वाला हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ अपना हो गया एक S1 मैं अगर देखूं इसमें आप अपने मन से जो भी नाम रखना वो रख सकते हो। मैंने ये बोल दिया ये हो गया S1, ये एरिया हो गया मेरा S2 और ये हो गया मेरा S3। अब बात को समझो, सर आपने क्या बोला है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं S1 के परपेंडिकुलर देखूंगा तो ये आ गया मेरा एरिया वेक्टर। मैं इधर भी देख सकता हूँ एक एरिया वेक्टर, और मैं इधर भी देख सकता हूँ एक एरिया वेक्टर। क्या बात समझ में आया? ठीक है सर, तो अपने पास 3 एरिया वेक्टर भी आ गए है ना, तीनों सरफेस के एरिया वेक्टर आ गए। लेकिन सर ये जो है, जो कर्व्ड सरफेस है, कैसा है, स्फेरिकल है। और आपने क्या बताया, कहीं भी किसी भी कर्व्ड सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एरिया वेक्टर होता है, इनके बीच का जो एंगल होगा कितना होता है, 0 डिग्री। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल। देखो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर और इसके बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा सर, 0। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच कितना एंगल बनेगा सर, 90 डिग्री। यहाँ देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना का एंगल बनेगा सर, 90 डिग्री। आया बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा यही फॉर्मूला है, EDS = Q/ε0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3 सरफेस है तो 3 सरफेस है, S1 S2 S3, तीनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री, यहाँ 90 और यहाँ पे 90। कैसे है सर, ये वाला 0 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो cos 90 है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, cos 90 के लिए 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0। ये पूरा का पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0। और अगर जो मेरा cos 0 वाला आया हुआ था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। cos 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, EDS। मतलब कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्व सरफेस के ही हम लोग को उसके आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, ये किसके को होता है सर, Q/ε0 के। किसको होता है, Q/ε0 के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3 सरफेस आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, जो DS है वो क्या होता है सर, एरिया होता है। एरिया सिर्फ और सिर्फ कहाँ का लिखना है हम लोग को, कर्व्ड सरफेस का। तो बेटा जो सिलेंडर होता है ना, इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRL। क्या होता है, 2πRL। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर DS की जगह क्या लिख लिया अपना, 2πRL। तो मेरी E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2πε0 Q/RL। ठीक है, अब देखो अगर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमेशा क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। क्यों करना, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4πε0, और उसकी वैल्यू हम लोग को पता होती है 9 × 10⁹। ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, सॉल्व नहीं होगा। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्योंकि मेरा मकसद है नीचे में क्या आना चाहिए, 4। जब नीचे में 4 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0, और उसकी वैल्यू मेरे को पता है 9 × 10⁹। ठीक, इसी को ध्यान रखना, थोड़ा सा इस चीज का हल्का से ध्यान रखना आप लोग। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर मैं देखूं, बात करते हैं बेटा लैम्डा। लैम्डा क्या है, देखो अगर किसी वायर में क्या है, चार्ज बटे हुए हैं, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे को क्या निकालना है कि इसके यूनिट एरिया में, यूनिट मतलब बेटा मान लो एग्जांपल कि 10 मीटर का वायर है। ठीक, मैं चाहता हूं कि मुझे 1 मीटर पे कितने चार्ज है बताओ। ठीक है, 1 मीटर पे चार्ज की डेंसिटी बताओ। तो क्या करना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लैम्डा, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिट एरिया में कितने चार्ज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। अगर आप किसी वायर के लिए निकालोगे उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, उसको लैम्डा फ्री नोट करते हैं। किसी वायर के लिए निकालोगे तो क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा फ्री नोट करते हैं। बात को समझो। ठीक है, लैम्डा = क्या करेंगे सर, जितना चार्ज है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, Q, और जितना लेंथ आपने लिया उससे डिवाइड कर दो। तो लैम्डा = Q/L। तो आपको याद रखना है, यहाँ से जो Q आता है वो कितना आता है बेटा, ये आता है लैम्डा L। ठीक है सर, सिमिलरली अगर देखूं तो मेरे पास एक ऐसा सरफेस है, इसके पास लेंथ भी है और क्या है, ब्रेथ भी है। सर अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया अलग आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। इसमें तो सर मैं एरिया कैसे निकालूं क्या मैं इसमें एरिया निकाल सकता हूँ क्या, नहीं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। इसलिए मैंने यहाँ डिवाइड किससे किया था, L से। इसके लिए क्या करना है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, जहां लैम्डा से उसको सिग्मा से। इसके लिए चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसके अंदर भी पूरे के पूरे चार्ज बैठे हुए हैं, पूरे के पूरे चार्ज ना, ऐसे पूरे के पूरे चार्ज बैठे हैं। हमको क्या करना है, इसके लिए भी एक एरिया में, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में निकालना है चार्ज। क्लियर है क्या? तो सर पर्टिकुलर यूनिट एरिया में निकालना तो क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, चार्ज को। क्लियर है? तो Q = सिग्मा A, ये आपका बहुत यूज होगा कैपेसिटर वाले चैप्टर में। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों वर्ड में अंतर समझो, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक वायर के लिए, क्योंकि वायर के पास सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एल से डिवाइड करते हैं, ओनली लेंथ से। लेकिन वही सरफेस के पास दोनों होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, तो हम यहाँ किससे डिवाइड करते हैं? एरिया से। आया बात समझ में? किसको डिवाइड करना है दोनों केस में? क्यू से। अच्छा, जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो लैम्डा बन जाएगा, और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो सिग्मा बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसमें अगेन आते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये जो क्यू आया था ना ऊपर में, क्यू, ये जो क्यू दिख रहा है, इस क्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? लैम्डा एल। कहां से आती है मैंने बता दिया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन में एल। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? लैम्डा एल। देखो मैंने लिखा है ना, यहाँ पर क्यू की वैल्यू मैंने क्या रख दिया? लैम्डा एल। तो जो हमारा ओवरऑल आंसर आया वो क्या आ गया? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। अब देखो इसने भी वही काम किया है। क्या काम किया है सर? नीचे में 4 चाहिए। क्या चाहिए नीचे में? 4। तो इसने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया, तो जो डिवाइड वाला 2 था वो इससे मल्टीप्लाई हुई, कितना बन गया? 4। कितना बन गया? 4। तो ये 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया मेरा? के, और ये बन गया मेरा 2 लैम्डा अपॉन में आर। क्लियर है क्या? अब देखो ये ई और आर में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। मतलब कि सर जितना आर रहेगा उतना ही ई कम रहेगा, आर जितना ज्यादा होगा ई उतना कम, ई जितना ज्यादा आर उतना कम। आ रहा है बात समझ में? इनवर्स रिलेशन मतलब होता है बेटा एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी घटती है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, ये जो अपना सिलेंडर वाला था इसको एकदम बाई हार्ट रेडी करके जाना है। मैंने समझा दिया बेटा कि कब कब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बनेगा और कब 90 डिग्री बनेगा। अगर स्फेरिकल सरफेस है, कहीं भी कर्व है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0। तो यहाँ पर 3 सरफेस थे, S1, S2 और S3। जो S1 है वो मेरा कैसा है? कर्व्ड है। जैसे पानी बॉटल देखो, ये कैसा सरफेस है मेरा? कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो इसमें एरिया वेक्टर जब भी देखोगे तो उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे? पैरेलल। दो पैरेलल लाइंस के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है सर? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू 1। लेकिन वहीं पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मेरा और एरिया वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड साइड में। बोलते हैं एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा? जो हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, जो हमारा नॉर्मल होता है किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर E और A के बीच कितना डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री सर। और cos 90 की वैल्यू 0। तो हमारे इस केस में 2 ठो उड़ जाते हैं ऐसे ही, सिर्फ और सिर्फ एक बचता है, ठीक है। यही फायदे का अपना काम है और कुछ नहीं करना है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है सर? हम लोगों ने बेलन लिया है, सिलेंडर लिया है, इसका क्या होता है अपना 2 पाई आर एल। बस ds की वैल्यू रख दो 2 पाई आर एल, बस अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। एग्जाम से पहले ये सबको करके जाना है एटलीस्ट 2-2 बार, ठीक है। ये पूरे 5 नंबर आने की गारंटी वाले चैप्टर है। अब अगेन हम लोग किसके लिए निकालेंगे सर? शीट के लिए। इससे पहले हम लोग वायर के निकाले, अब किस निकालेंगे? शीट के लिए। जो शीट है इसमें क्या है सर? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, मतलब एरिया आएगा। एरिया आएगा मतलब सर सिग्मा आएगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। जैसे वहां पर क्या था सर? वहां पर लैम्डा था, तो वहां लैम्डा, वहां पर क्या था? क्यू अपॉन में एल, क्योंकि वहां पर वायर था। वायर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लेंथ, इसलिए उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके पास होता है एरिया, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है क्या? चलो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? क्यू अपॉन में ए। सर अगेन वहां पे भी हम लोग वायर को क्लोज किए थे, क्योंकि गॉस भैया का कहना क्या है कि आप किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस ही निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। समझ में आया? तो हम लोग को वहां पर क्या करना पड़ा? सिलेंडर बनाना पड़ा था। वैसे यहाँ पर एक शीट है, जैसे आप एक कागज का पेज फाड़ लो बेटा, वही है, वैसे एक शीट है, लेकिन उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या करो आप? उस कागज को ऐसे, जैसे मान लो एक पेपर है मेरा यहाँ पर ऐसे करके आप बेलन बना लो, सिलेंडर, ठीक है। ये मेरा एक कागज है, मैं इसके इस एरिया में निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक बेलन, जो कि पीछे साइड से भी होगा, ठीक, वही यहाँ पर दिख रहा है। क्लोज करना पड़ेगा, कुछ एरिया को क्लोज करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे सर, यहाँ पे अगेन 3 सरफेस है, एक अपना स्फेरिकल वाला और 2 अपने ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, मैंने क्या बताया? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन गया? 0। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी कहाँ हो जाएगा? बाहर की तरफ। कितना डिग्री बन गया? 0। 2 0 डिग्री के हो गए। यहाँ पर देखो इस बार क्या हो रहा है? इस बार हमारा एरिया वेक्टर ऊपर की ओर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? इधर है। इस बार कितना डिग्री का एंगल बना सर? 90। इस केस में कितना बना? 90। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है, दिमाग लगाना है, इसमें देखना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर कैसा होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड साइड में। कितना बनेगा डिग्री? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। 3 सरफेस है, S1 S2 S3। 2 का तो सर आप बता दिए 0 0 और एक का 90।
तो देखोगे तो 0 वाला बचेगा और 90 वाला खत्म, cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0। ठीक है सर, देखो ईडीएस ईडीएस दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, 2 ईडीएस हो गए, हम दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, क्या हो गया 2E। सर डीएस मतलब होता है ये बेटा एरिया। देखो डीएस मतलब होता है छोटा एरिया, उसके सामने इंटीग्रेशन लिख गया मतलब टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या है, हमारा टोटल एरिया ए है सर, क्या है ए, इसलिए मैं डीएस की जगह क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। तो यहाँ मेरा देखो, यहाँ पर मेरा क्या आया था डीएस और यहाँ भी क्या आया था डीएस, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया ए और ए। क्लियर है, ये हो गया मेरा 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर आप देखोगे सर तो आपने ये बता दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों बता दिया हमको। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में ए, तो क्यू हम इस पर क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे अपनी सिग्मा ए, कितना रख देंगे सिग्मा ए। जब आप यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या रखोगे सिग्मा ए, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ये ए और ए क्या हो जाएंगे कैंसल, और मेरा जो ओवरऑल आंसर आएगा क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो सीजी बोर्ड के बच्चे हैं आप देख सकते हो कि ये सिलेंडर वाला, ये वायर वाला कितनी बार पूछा है, ये इनफाइनाइट शीट वाला, मतलब ये सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक है, एकदम फिक्स है। अपना ये लीनियर वायर वाला है ना, कहाँ गया, ये था अपना वायर वाला। ठीक है, ये आएगा या तो आपका गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलॉम्स लॉ कहते हैं डिराइव करने के लिए आएगा, या तो आपका एक्सियल वाला आएगा, या क्या आएगा अपना इक्वेटोरियल वाला आएगा, या तो अपना ये इनफाइनाइट शीट वाला आएगा। ठीक है, इस चीज को पढ़ के जाना है बेटा। ठीक है, अगर 2 शीट है तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जोड़ देना है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। इस स्फीयर वाला पूछता है, एमसीक्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, देखो बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो कहां पर होता है, हमारे सरफेस पे होता है। चार्ज कहां पर होता है, सरफेस पे। एक फुटबॉल है, फुटबॉल अंदर से खोखला होता है ना, वैसे ही आप क्या करो मेटल का फुटबॉल ले आओ। ठीक है, मेटल का स्फीयर ले आओ, अंदर से जो कि खोखला है, तो जो चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, सरफेस में। इस बीच खाली एरिया में चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। तो सर जब चार्ज यहाँ है, जब चार्ज यहाँ है तो ये जो एरिया है तो खाली है, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा क्या, नहीं। तो इस स्फीयर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक का फेवरेट क्वेश्चन है, इसी को समझ जाओ। ठीक है, तो सर अंदर तो 0 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बाहर में क्या हो सकता है सर, जो पॉइंट पी है वो या तो स्फीयर के एकदम इस पे हो सकता है सरफेस पे, या तो दूसरे केस में ये पॉइंट पी स्फीयर से कहीं दूर हो सकता है। तीसरा केस क्या है, स्फीयर के अंदर हो सकता है। ये पॉइंट पी कहाँ कहाँ हो सकता है, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के सरफेस पे और स्फीयर से दूर। सर अंदर वाले का तो गेम खत्म है, 0, क्योंकि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अगर हम लोग सरफेस पे देखेंगे तो यहाँ से इसका रेडियस और यहाँ से एक डिस्टेंस, 2 अलग अलग डिस्टेंस है। अगर मैं सरफेस पे देखूंगा तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, मतलब इस केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब मैं अपने पॉइंट पी को उठाए कहाँ रख दूंगा, सरफेस पे, उसके रेडियस से इक्वल हो जाएगा कि नहीं भाई। अगर मैं इस पॉइंट पी को उठाया और उठाए कहाँ रख दिया, इसके सरफेस पे, तो इसके रेडियस से इक्वल हो गया ना। ठीक है, अगेन ये काम आप बहुत बार कर चुके हो, स्फीयर वाला कुछ नहीं करना है। सर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के लिए 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अपन अगर क्या अगेन क्या करेंगे सर, ईडीएस, क्या करेंगे ईडीएस, तो ई की वैल्यू ये हो गया, और सर डीएस अपन क्या लिए, स्फीयर, क्या लिए स्फीयर। एस मतलब, डीएस मतलब छोटा एरिया, इंटीग्रल एस मतलब पूरा स्फीयर। तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है सर, 4πr²। कितना होता है 4πr², वही 4πr² आया हुआ है। क्लियर है क्या। अगेन आप देखोगे तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू मेरी जाएगी सिग्मा अपॉन जो मैंने बताया था ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए। तो ए की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर 4πr²। ए की वैल्यू कितनी मेरी 4πr²। देखो सिग्मा ए होता है, क्यू की वैल्यू, सिग्मा को मैंने रहने दिया, ए की वैल्यू जो हमारा स्फीयर है उसका एरिया, ए फॉर एरिया, एरिया की वैल्यू क्या हो गई मेरी 4πr²। तो ओवरऑल मेरा आंसर कितना आ गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या। तो ये सब आपको याद रखना है। बस सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या याद रखना है, इसको देख लो। सर अगर मेरा स्फीयर है, ठीक है, मेरा स्फीयर है, अगर मेरा जो r है, तो मैंने मान लिया बेटा ये रेडियस r है और ये पॉइंट P पे r बैठा हुआ है। ठीक है, ये r डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r, और ये ओवरऑल डिस्टेंस सेंटर से क्या है कैपिटल R। ये ओवरऑल डिस्टेंस कैपिटल R और ये डिस्टेंस है मेरा स्मॉल r। ये मैं बोल रहा हूँ, अब बात को समझो फटाफट। देखो जब r और r दोनों सेम होंगे तो पॉइंट P कहाँ पर होगा, स्फीयर पे,
स्फीयर के सरफेस पे होगा कि नहीं। अगर मैं इस पॉइंट पी को उठाऊं और यहाँ ला के रख दूं तो ये आर और ये आर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आर डिस्टेंस बता रहा है किसका, पॉइंट पी का, और पॉइंट पी कहाँ आके बैठा है, सरफेस पे, मतलब रेडियस और वो दोनों सेम हो गए। सर जब दोनों सेम होंगे, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हमारा क्या होगा, अच्छा इसमें गॉस रेडियस की बात किया ना, उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या हो जाएगा, जीरो, जब किस पे होंगे, सरफेस पे। अच्छा सर जब इस आर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, आर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में नीचे में क्या आता है, आर स्क्वायर, दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, पॉइंट पी दूर में बैठा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अगर ये ज्यादा होगा तो, ठीक है। अंदर आएगा तो जीरो, और सरफेस पे होगा तो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। कहाँ मैक्सिमम देखने को मिलेगा, सरफेस पे। उस समय ये आर और कैपिटल आर कैसे होंगे, सेम। देखो जब आर और आर इक्वल होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मैक्स ज्यादा देखने को मिलेगी। जब ये बड़ा होगा, इसमें क्या किया है, छोटे वाले आर को बड़ा लेंथ लिया है, आप इसको मत ध्यान दो, आप मैंने जो डायग्राम में बनाया उसको ध्यान दो। ये जो डिस्टेंस है, अगर ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, रेडियस से। अगर पॉइंट पी बाहर है, एकदम देसी भाषा में बोलूं तो अगर पॉइंट पी स्फीयर से बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम, उसके सरफेस पे है तो मैक्सिमम, और अंदर है तो जीरो। ठीक है, एकदम मैंने सटीक भाषा में बता दिया है। तो अपने को इतना करके जाना है, इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है। तो जो डेरिवेशन है उनका आना पक्का है बेटा, सीजी बोर्ड वाले बच्चों को तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर पे जो आने वाला है ना, वो अभी मैंने जो 4 डेरिवेशन बताया उसमें से कोई एक होने वाला है। ठीक है, अगेन मैं कंक्लूड कर देता हूँ, पूरे सेशन में कंक्लूड कर रहा हूँ, आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि एमसीक्यू भी आने हैं। आपको स्टार्ट करना है बेटा चार्ज से। चार्ज के बारे में मैंने जितना बताया उतना पढ़ना है। क्या, चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है, चार्ज क्या कब रिपेल करेगा, कब अपने क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करेगा, मैंने बता दिया, लाइकली चार्ज है तो रिपेल, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट, छोटी मोटी जो उसकी प्रॉपर्टी जो पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड, और नेगेटिव है तो इनवर्ड। उसमें मैंने मैग्नीट्यूड वाइज ही बताया है ना, कब Q1 इज ग्रेटर देन Q2, कब Q2 इज ग्रेटर देन Q1, कब आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा और कब आप लोग को अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लाइंस देखे थे ना। ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन आया है। उसके बाद कूलॉम्स लॉ पढ़ना, तुरंत एक्सियल पढ़ना, फिर क्या पढ़ना, अपना इक्वेटोरियल पढ़ना। 3 डेरिवेशन हो गए। 3 के बाद चौथे डेरिवेशन में कहाँ आ जाओ बेटा, गॉस थ्योरम की हेल्प से अपना जो कूलॉम्स लॉ था उसको फुलफिल करना। 4, 5वां किस पे आ गए हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर वाला। 6वां कहाँ पर आ गए हम लोग, 6वां अपन आ गया अपना इनफाइनाइट सीट वाला। 6 डेरिवेशन हो गए। 7वां डेरिवेशन बेटा अपना स्फीयर वाला है। स्फीयर वाले से अधिकतर क्वेश्चन यही आता है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो, सरफेस स्फीयर के सरफेस पे कितनी होगी, मैक्सिमम, और डिस्टेंस जैसे ही बढ़ाओगे, पॉइंट को कहाँ ले जाओगे, स्फीयर से दूर, तो मिनिमम। बस ये चैप्टर मैंने इतने में आपको कंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा बाहर से पढ़ने की कुछ नीड नहीं है, आप इतना करके जाओ, आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बड़ा वाला फिक्स है। बाकी जितना हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया है, एरिया वेक्टर के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, डाइपोल के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में, उससे आपके 2 नंबर 1 नंबर वाले सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बेटा, एकदम अच्छे से एग्जाम देना, काम माइंड से जाना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास जिसके पास टाइम कम है, बहुत तो अगर न्यूमेरिकल टफ लग रहा है तो न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, छोटे न्यूमेरिकल्स बस देखो, इसमें फॉर्मूला पुटिंग बनाना है। क्लियर है, जो डेरिवेशंस है उसको बाय हार्ट करके जाना, ये सारे डेरिवेशंस को आप 2-2 बार करके जाना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उस पीडीएफ को 2-2 बार लगा के जाना। ठीक है, कम से कम हर डेरिवेशन को 2 बार करके जाना। हमेशा याद रखना कि सर डेरिवेशन को स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अपने आप फ्लो में वो बनता जाता है। ऑल द बेस्ट अगेन, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना है सबको। थैंक यू।